हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों पर चर्चा की थी। उसमें से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार शेष रह गए थे, जिन पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमको रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया पर चर्चा करनी है। इसके अतिरिक्त हमको ऑक्सीकारक पदार्थों और अपचायक पदार्थों पर भी चर्चा इस वीडियो में करनी है। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया से। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु या आयन होता है और वो परमाणु, अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का अपनी बाह्यतम कक्षा से त्याग करता है। जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तत्व है A, जो कि अपनी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। हमें पता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है बाह्यतम कक्षा से, तो उस परमाणु के ऊपर धनावेश आ जाता है, और जो धनावेश की मात्रा होती है या धनावेश की जो संख्या होती है, वो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए तत्व के ऊपर एक ही धनावेश का चिन्ह लगाया जाएगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण यह है कि जिंक के परमाणु से यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कराया जाता है, तो जिंक परमाणु के ऊपर 2 का धनावेश आ जाता है। इसी तरह से आयरन का एग्जाम्पल दिया गया है, Sn, H2, इन सबके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपचयन अभिक्रिया पर। तो जो अपचयन अभिक्रिया होती है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हमने जैसे कि देखा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे परमाणु, अणु या जो आयन है, वो एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक तत्व A है और ये A तत्व एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और हमें पता है कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो उस तत्व के ऊपर ऋणावेश का चिन्ह आ जाता है, और जो ऋणावेश के चिन्ह की जो संख्या होती है, वो बराबर होती है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। आगे हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे Cu2+ एक आयन है, और इस आयन से हम 2 इलेक्ट्रॉनों का इस Cu2+ आयन में हम 2 इलेक्ट्रॉनों को और ग्रहण करेंगे। तो क्या होगा कि ग्रहण करने पर यहाँ से जो धनावेश थे, 2 धनावेश थे, वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का आवेश होता है। इसलिए यहाँ से जो हम दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की ऋणावेश से इस कॉपर के ऊपर जो धनावेश है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और केवल कॉपर का परमाणु प्राप्त होगा। इसी तरह से नीचे देख सकते हैं कि Fe के ऊपर, मतलब कि आयरन के ऊपर 3+ का आयन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने ग्रहण किया, तो क्या होगा कि एक धनावेश एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा और हमको Fe2+ का आयन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से Cl2 भी दिखाया गया है कि Cl2 का एक अणु है, और इस अणु में 2 इलेक्ट्रॉनों को और ग्रहण किया जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर क्या होगा कि यहाँ पे हमको 2Cl- का आयन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से सल्फर में भी 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, और जब सल्फर परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों को और ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा कि सल्फर के ऊपर 2 का ऋणावेश आ जाएगा। अब बात आती है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ के किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है तथा अपचयन अभिक्रिया में घटती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो संयोजकता है,
वो बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे Fe के ऊपर 2+ आयन था, अर्थात यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 थी, परंतु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर इसके ऊपर Fe3+ का चार्ज आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी संयोजकता 3 हो गई। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो संयोजकता होती है वो बढ़ती है। इसी तरह से हम अपचयन अभिक्रिया में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आयन था Fe3+, और जब हम एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे आयन हमको प्राप्त होता है Fe2+। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में जो संयोजकता होती है वो घटती है। अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं को। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेकर के रेडॉक्स का नाम बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ ही संपन्न होती हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ ही संपन्न हो। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब 2FeCl3 को SnCl2 के साथ मिलाया जाता है तो हमको 2FeCl2 + SnCl4 प्राप्त होता है। ये समीकरण दी हुई है। इस समीकरण को जब हम आयनिक रूप में लिखते हैं तो हमको कुछ इस तरह की समीकरण प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Fe3+ आयन है वो चेंज हो रहा है Fe2+ आयन में। संयोजकता जो है वो घट रही है, और जब संयोजकता घटती है तो हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि जब संयोजकता घटती है तो क्या कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। इसी तरह से हम Sn2+ का एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर 2 का धनावेश था और यहाँ पे Sn4+ आयन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर 4 का धनावेश और आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, संयोजकता जो है वो बढ़ रही है, और जब संयोजकता बढ़ती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। अब हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी पदार्थ का अपचयन होगा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जिस भी पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो ऑक्सीकारक कहा जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है, उस पदार्थ को अपचायक कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से पुनः समझ लेते हैं कि जब किसी पदार्थ का अपचयन होता है या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक पदार्थ कहा जाता है। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ऊपर के ही उदाहरण से हम समझेंगे। जो ऊपर हमने अभी आयनिक अभिक्रिया देखी थी, उसी के उदाहरण से हम ऑक्सीकरण पदार्थों और अपचायक पदार्थों को समझेंगे। यहाँ पे Fe3+ आयन चेंज हो रहा है Fe2+ आयन में। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे संयोजकता की हानि हो रही है, कमी हो रही है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से हम ऊपर जो अगर देखें
तो Sn2+ आयन चेंज हो रहा है Sn4+ आयन में। इसका मतलब ये है कि दो संयोजकताओं की यहाँ पे अधिकता हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो Fe3+ आयन है, जो यहाँ पे Fe3+ आयन है वो कहा जाएगा ऑक्सीकारक, और Sn2+ जो आयन है वो कहा जाएगा अपचायक। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण का जो ये लेसन है 10th क्लास का, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के टॉपिक्स हम इसी तरह से लाते रहेंगे। वीडियोस को देखते रहिए।